नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर जीपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। मौलाना गैंग से लेकर विपक्षी नेताओं की बौखलाहट बढ़ गई है, जमकर बयानबाजी हो रही है। मौलानाओं का कहना है कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो दूसरी तरफ सीएम योगी के एक्शन ने हड़कंप मचा दिया है। महाकुंभ को लेकर बयानबाजी करना और गलत जानकारी फैलाना भारी मुसीबत बनता जा रहा है। अब तक 53 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है और कई नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इन सब के बीच सपा नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उनके खिलाफ 17 साल पुराना मामला फिर से खोल दिया गया है। जमीन पर कब्जे और जबरदस्ती वसूली केस में रामपुर के एसपी ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है, जिसके बाद आजम खान की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और मौलाना गैंग और विपक्ष के जो नेता हैं वो इतना ज्यादा परेशाान क्यों है? क्या लग रहा है? परेशान इसलिए हैं क्योंकि वक्फ की जमीनें अब जब्त होने वाली है। इन लोगों ने जितने विवाद पैदा किए हैं वक्फ को लेकर, यानी कि कब्जा करने वाली संस्था बन गई, सबसे बड़ी जमींदार है। लाखों एकड़ जमीन इसके पास और लाखों एकड़ जमीन पर अगला दावा भी है। कई मस्जिदें इनकी जो बनी है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बनी है और ये सोच रहा है कि कहीं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो सीज ना हो जाए। कुछ एनिमी प्रॉपर्टी भी है, मतलब पाकिस्तान जाने वाले लोग। तो एनिमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपदा, जो उस समय भारत से विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो उस समय भारत छोड़कर पाकिस्तान जो चला गया उसकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया, एनिमी प्रॉपर्टी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, चतुराई, कि 1947 और 1949 के बीच जब तक भारत और पाकिस्तान में आने जाने वाले लोगों को ये बाध्यता नहीं थी कि अगर आप पाकिस्तान गए हो तो वापस लौटकर नहीं आ सकते, लौटकर आ सकते हो। अगर लौटकर आ सकते हो तो यहां आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, अगर नहीं आ पाए तो फिर वो एनिमी प्रॉपर्टी में चली जाएगी। तो वैसे समय में इन लोगों ने उस समय का उपयोग उन प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टी बनाने में किया, दान देने में किया, जो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो सकती थी। जो भाग गया वो वापस नहीं आया और वापस ना आने के बदले उसने इसको दान में दे दिया, वक्फ कर दिया और उन प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। अब आगे मामला चल रहा है कि उस प्रॉपर्टी को सीज किया जाए कि नहीं। जैसे एक दो ऐसे बड़े मामले हैं जो व्यक्तिगत तौर पर भी है, जैसे सैफ अली खान का मामला है। सैफ अली खान के परिवार यानी कि पटौदी परिवार की प्रॉपर्टी भोपाल रियासत में है, क्योंकि भोपाल का जो सुल्तान था, राजा था, वो अपनी बड़ी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसकी बड़ी बेटी चली गई पाकिस्तान, छोटी बेटी ये सैफ अली खान की दादी थी और उसने दावा कर दिया कि नहीं, अब मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ऐसे 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भोपाल रियासत की है जिस पर सैफ अली खान का परिवार दावा किए हुए है और वो गलत तरीके से उत्तराधिकारी बना है, जिस पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आया और फिर मध्य प्रदेश की सरकार वो सारी प्रॉपर्टी जब्त कर रही है। और ये प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसे ये नबीबुल्ला खान, जो अंतिम राजा था, सुल्तान था ये भोपाल रियासत का, उसने कुछ प्रॉपर्टी वक्फ भी कर दिया था। अब वो वक्फ की संपत्ति हो गई, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। अब उस वक्फ बोर्ड की विवादित प्रॉपर्टी किसके साथ है? मध्य प्रदेश सरकार और वक्फ बोर्ड के साथ। ऐसे हर स्टेट में कुछ विवादित प्रॉपर्टी है। जैसे उत्तर प्रदेश में इन लोगों को चिढ़ क्यों हो रही है? क्योंकि कई ऐसी प्रॉपर्टी है वक्फ की। ऐसे टोटल उत्तर प्रदेश में 2.8 लाख, 2,80,000 प्रॉपर्टी है जो वक्फ के नाम से है। प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। ये जमीन एकड़ में नहीं बल्कि इतने यूनिट्स हैं, इतने प्रॉपर्टी हैं। एक यूनिट्स में हो सकता है कहीं 10 एकड़ है, कहीं 5 एकड़ है, कहीं 2 एकड़ है, कहीं महंगी महंगी प्रॉपर्टी है, कहीं शहर के बीच में है। जैसे दिल्ली जैसे जगह पर आईटीओ से लेकर उधर न्यूट्रियस दिल्ली तक चले जाएंगे तो कई ऐसे छोटे छोटे जगहों पर है जहां पर इन लोगों ने मस्जिद बनाकर रखी है। वो सारा वक्फ का प्रॉपर्टी है।
और उसका अतिक्रमण भी हटाए जाने की बात चल रही है। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 2,80,000 वक्फ के पास प्रॉपर्टी है, जिसमें अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि 2,500 2.4 समथिंग है, वो 2,500 प्रॉपर्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और वक्फ बोर्ड इन दोनों के बीच विवादित है। अब वो विवाद का समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार भी कोर्ट नहीं जा सकती, वक्फ बोर्ड के पास सारा अधिकार है। सरकार उस विवाद को लेकर कहां जाती है? वक्फ के ट्रिब्यूनल के पास। अब ट्रिब्यूनल में भी इसी के लोग बैठे हुए हैं, तो वो कभी भी सरकार के पक्ष में फैसला नहीं देगा, वक्फ के पक्ष में फैसला देगा। अब स्थितियां बदल गई है। अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने के साथ सरकार के ऊपर जो इन लोगों का आरोप है कि अब सरकार से जो विवाद है, उन प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट का समाधान कौन करेगा? तो पहला स्तर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, डीएम का। तो वैसे ही मदनी जैसे लोग कह रहे हैं कि जब डीएम इस डिस्प्यूट का समाधान करेगा तो वो तो सरकार का आदमी है, तो वो तो सरकार के साथ रहेगा, वक्फ के साथ क्यों रहेगा? उसके बाद ये न्यायालय में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। अब कोर्ट में तो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता है, लेकिन इस विवाद के समाधान में सिर्फ मुसलमानों की भूमिका नहीं होगी। अब दूसरा, इन लोगों को समस्या ये हो रही है कि वक्फ बोर्ड जो कि पूरी तरह से हम कब्जा करके रखे हुए थे, अब उसमें गैर मुसलमान भी उसके सदस्य हो सकते हैं। जब ये कानून से बना और जब ये इस बोर्ड का गठन ही पार्लियामेंट के आधार पर हुआ है, पार्लियामेंट ने पास करवाया है, तो उस समय किसी धर्म विशेष, मजहब विशेष के लोगों के लिए क्यों बनेगा? ये बोर्ड एक डिस्प्यूट के समाधान के लिए बना था कि आप संचालित करें। उसके लिए, इसके संचालन के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, उसमें संचालन उसके वक्फ बोर्ड के लिए, उसके मेंबर्स के लिए, उसके जो एम्प्लॉय हैं, सबका खर्च वक्फ बोर्ड का ये लोग बजट में एलोकेशन करते हैं। सरकार का पैसा जाता है, वक्फ बोर्ड से सरकार को पैसा नहीं मिलता। जैसे मंदिर जितने हैं, ट्रस्ट जितने हैं, मंदिर के ट्रस्ट हैं, वो सरकार पैसा उससे, उस ट्रस्ट से लेती है और उसको फिर से सांस्कृतिक मंत्रालय, धार्मिक विकास मंत्रालय के आधार पर उसको फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कुंभ में अभी आयोजन हो रहा है, सरकार के प्रशासनिक जिम्मेदारी है। जैसे राम मंदिर में कई आयोजन होते हैं, दीपावली के समय दिए जलाए जाते हैं, तो ये लोग कहता है कि सरकार का पैसा वहां खर्च किया जा रहा है। सरकार जो राम मंदिर से ले रही है पैसा, उसका 10% भी वहां खर्च नहीं कर पा रही, फिर भी इन लोगों को ये लगता है कि वहां पैसा खर्च किया जा रहा है। जबकि ये कभी नहीं लगा कि हज पर सब्सिडी देते हैं तो उसको क्यों नहीं वापस लिया गया इतने सालों से। कभी ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, उसके संचालन के लिए वक्फ संपत्ति कैसे मैनेज होगा, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। तो अब इन लोगों को समस्या इसी बात को लेकर है कि पहले तो वो खत्म हो जाएगा, फिर ये लगभग 2 लाख के से ऊपर प्रॉपर्टी ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 76,000 तो अभी कुछ स्टेट में आंकड़े आए कि वो विवाद में है, विवादित है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं, उत्तर प्रदेश में 2.8 लाख प्रॉपर्टी जो वक्फ के पास है, जिसमें से जो विवादित है वो पहले लाया जाएगा, फिर उसके बाद जिसमें विवाद हो सकता है उसको अलग बाइफरकेट किया जाएगा। तो इन लोगों को लग रहा है कि कई मस्जिद पहले से विवाद में इसलिए हैं क्योंकि वहां पर मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। कई मस्जिद और दरगाह ऐसे हो जाएंगे जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर इन लोगों ने बाद में बनाया, जो नए मस्जिदें बनाई है उसमें से वक्फ बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो दान देता है मस्जिद के लिए। तो वो उस प्रॉपर्टी में अगर विवाद पैदा हो गया, किसी ने डिस्प्यूट डाल दिया, तो उस पर भी ताला लग जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था इन लोगों ने जो बनाई अपने मजहब के विकास के नाम पर जिहाद पैदा करने के लिए, वो व्यवस्था चरमरा जाएगी। और इसलिए ये डरा हुआ है क्योंकि अभी भी इसको लगता है कि जैसे ही विधेयक पारित हुआ, कानून बना, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में सबसे आगे आएंगे योगी आदित्यनाथ। और स्टेट की बात तो छोड़ दें, कौन से स्टेट में कब कब लागू होगा और कहां कहां आगे एक्शन होगा वो तो बात की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये तो तय है कि जैसे ही बिल पारित हुआ वैसे ही उत्तर प्रदेश में लिस्ट तैयार होना शुरू होगा और योगी उन प्रॉपर्टी जो विवादित प्रॉपर्टी है उसके समाधान के तरीके ढूंढने लगेंगे। या तो सील होगा
यह आगे विवादित होगा। अभी भी कड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जो महाकुंभ को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, उस पर बयानबाजी की जा रही थी। ऐसे में कई नेता ऐसे हैं, उसमें से एक सपा नेता भी हैं अफजाल अंसारी, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दूसरी तरफ 53 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनको कि बंद करने का फैसला लिया गया। देखिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये पॉलिटिशियन और फिर वो पॉलिटिशियन जो जेल के अंदर है, ये सारे अगर मिलाकर देखा जाए, जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कुंभ के अंदर, जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं कुंभ को लेकर वहाँ की प्रशासनिक विफलता के बाद, या फिर जो जेल के अंदर यहाँ जिसके ऊपर पहले से मुकदमे हैं, इन सारे लोगों के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, उसका मोडस ऑपरेंडी एक ही है, एक ही तरीके से एक्शन है। पहले इन लोगों ने महाकुंभ को लेकर भ्रम पैदा किया, भगदड़ के बाद इनको मौका ज़्यादा मिल गया, तो इन लोगों ने कुंभ न जाने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन लोग हैं? कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ छोटे मोटे रील्स बना दिए और उसमें भ्रम पैदा किया गया कि देखो यहाँ जाओगे तो कुचल दिए जाओगे, भाग जाओगे, जिंदा वापस नहीं आओगे, कुंभ में व्यवस्था ऐसी नहीं है। तो पहले ये के कई अलग अलग मामलों के वीडियो को भी उससे लिंक कर दिया गया, ऐड कर दिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये महाकुंभ का ही वीडियो है। देखिए, ये पहले और अब की बात नहीं है, इनका जो काम करने का तरीका है ये तो हमेशा रहा है। जैसे अगर इन लोगों को जिहादी तय करना होता है, तैयार करना होता है, तो ये क्या करता है? ये सबसे पहले कुछ अरब देशों के वीडियो लाता है, जहां पर सीरिया का वीडियो लेकर आएगा, जहां पर वो काट रहा है, मुसलमान को काट रहा है मुसलमान, लेकिन वो एडिट करके दिखाएगा कि देखो ये हिंदुस्तान में इस जगह पर ऐसा हुआ। तो ये इसका तरीका है कि पहले कुंभ के, अर्ध कुंभ के या फिर छोटे मोटे दूसरी घटनाओं के, उन सब के वीडियो का इस्तेमाल इस कुंभ को डिफेम करने के लिए किया जा रहा है। तो जब साइबर क्राइम का मामला आ गया, जब साइबर सेल को चला गया, तो वो तो इंटरनेट से सारे वैसे लोगों को पकड़ेंगे और ये सिर्फ अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, ये गिरफ्तारी भी होगी। और इसमें कई ऐसे पता चलेंगे कि 56 में से 46-48 ऐसे हैं जिसको कुंभ से कोई लेना देना नहीं, ये तो मुसलमान है और अपना आईडी बदल कर सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा है। ये ऐसे लोग हैं भ्रम पैदा करने वाले, इसलिए इनके खिलाफ भी एक्शन हो रहे हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ तो केस होगा है, क्योंकि जो बात उसने कही है उसके लिए माफी नहीं दिया जा सकता, तो FIR दर्ज होगा, गिरफ्तारी भी होगी। ये ऐसे लोग हैं जिनके एक पीढ़ी खत्म हो गई इसी मामले में, फिर भी अभी तक सुधार नहीं हो रहा, अभी भी सोच रहा है कि हम अकड़ के साथ ही खड़े रहेंगे। आजम खान की भी मुश्किलें बढ़ वही बात है कि अफजाल अंसारी, आजम खान उस जमाने से ये गुंडागर्दी कर रहा है जब सरकार इसकी होती थी या सरकार मायावती की होती थी। ये मामला मायावती की सरकार के समय का है। जब मायावती की सरकार थी, इसने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक अफसर खान करके व्यक्ति था, फैक्ट्री चलाता था और उसकी फैक्ट्री थी, उससे कहा 5-7 लाख रुपया दो भाई, हमारे यूनिवर्सिटी को डोनेट करो। उसने देने से मना कर दिया। क्या किया? उसकी फैक्ट्री तुड़वा दिया, उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वो इधर उधर दर दर ठोकरे खा रहा था, मायावती की सरकार थी तो भी आजम खान पर अंकुश नहीं लग रहा था। उसने क्या किया? मायावती की सरकार में कंप्लेन किया तो वो इनिशिएटिव लिया और उसके बाद क्या हुआ? 2012 में सरकार बदल गई तो 5 साल तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, आजम खान खुले तौर पर गुंडागर्दी करने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जब 2017 में सत्ता बदली तो आजम खान का नतीजा ये हुआ है कि 98-99 केसेस है, जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। और इस मामले में भी अभी SIT बनाई गई है कि कैसे इसने जमीन पर अवैध कब्जा किया और कौन कौन से लोग वैसे थे जो आजम खान का सहयोग कर रहा था। आजम खान जेल के अंदर है, बाहर बैठे हुए उसके उन लोगों को भी अब इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो लोग कैसे आजम खान के साथ मिलकर उस जमीन पर कब्जा किया था, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए वारंट तैयार करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद।
तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। मौलाना गैंग के साथ साथ विपक्ष भी बिलबिला उठा है। मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। तो सीएम योगी के एक्शन से सनातन विरोधियों में भगदड़ मची हुई है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।